महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है सुप्रीम कोर्ट से 440 वोल्ट का झटका खाने के बाद प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे? क्या होगा प्रशांत किशोर के जनस्वराज का? क्या वो 2030 तक बिहार में यूं ही टिके रहेंगे या फिर अपना जो उनका पारंपरिक तरीका है, जिस तरीके से वो इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स करते हैं, खुद मुख्यमंत्री बने चलने आए थे, खुद सीधे राजनीति में चले आए थे, जबकि उनका इतिहास रहा है इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स करने का, रणनीतिकार रहने का, किसी मुख्यमंत्री को सलाह देने का, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपना बेचने का कि आप मेरी सलाह के हिसाब से चलिए तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपकी सरकार कायम हो जाएगी, फतह कर जाएंगे। ये जो सपने बेचा करते थे और किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की बात किया करते थे, उसमें कुछ हद तक सही थे, लेकिन जिस हिसाब से खुद मुख्यमंत्री बनने की राह में आए, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आए और ये कहते हुए आए कि वो पॉलिटिक्स बदलते रहे हैं, तो इस बार पॉलिटिक्स ने उनको बता दिया पॉलिटिक्स अपने रफ्तार से चलती है, उससे कोई बदलता नहीं है। ये व्यवहारिक ज्ञान प्रशांत किशोर को मिल गया है और इस ज्ञान के बावजूद आप चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं। आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव नॉमी फेल हैं। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं जनाब, आपने यूएन में जाकर के कंसल्टेंसी दी है, मुख्यमंत्री को कंसल्टेंसी दी। आपको क्या इतना पता नहीं था कि जब किसी राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले फैसला लिया जाता है, उस फैसले को अमल किया जाता है, तो वो गलत नहीं होता, वो चुनाव विरोधी नहीं होता। या यूं समझिए एक फैसला लिया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, अगले महीने भर तक कोई काम नहीं हो सकता। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके पैसे रिलीज होने हैं, वो रिलीज होने बंद हो जाएंगे तो उससे जिसको लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनकी स्थिति बुरी स्थिति पड़ेगी। इतनी छोटी सी बात है। तो आपने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बहाने मसले को उठा करके आपने कहा कि बिहार सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दे करके वोट खरीद लिए हैं। ये छोटी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने आपको समझा दी, ऐसी बात नहीं है। आप एक फ्रस्ट्रेशन निकाले चले आए सुप्रीम कोर्ट को फ्रस्ट्रेशन निकालने का जगह मत बनाइए कि आपको जनता ने नकार दिया है तो आप चले आए किसी न किसी बहाने सुप्रीम कोर्ट, और जिसमें सरकार बना दी जनता ने, उस सरकार को खत्म करने के लिए एक झटके से एक फैसले चले आए हैं। ये कौन सी राह अपना रहे हैं? जाइए, अगर ऐसा ही बहुत मसला लगता है आपको तो ये जनहित याचिका को ला करके जाकर के आप हाईकोर्ट में दायर कीजिए, पटना हाईकोर्ट जाइए, लोकल कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नहीं है कि जनता की चुनी सरकार को एक फैसले से सिर्फ इसलिए खारिज कर दे कि आप बिला वजह एक मसला बनाए हुए हो। आपका कहना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावित किया गया, उस पैसे से जो सरकार ने योजना लागू कर दी थी पहले या घोषित कर दी थी, उस फैसले को अमल में लाई इसलिए। तो भैया इतना तो समझना चाहिए या इतना ज्ञान तो होना चाहिए। या फिर आप एक फंतासी के अंदाज में चले गए थे, वहां लगा 440 वोल्ट का झटका। कहते हैं कि प्रशांत किशोर बार बार कहते थे कि भाई चुनाव नतीजा आएंगे तो या तो मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा, लेकिन जो नतीजे आए बताएं आपको, वो फर्श पे भी नहीं बचे, रसातल में चले गए। 238 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारे थे। जन स्वराज का बिहार विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर उम्मीदवार था और उसमें से 236 सीटों पर उन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बड़ी गंभीर मामला है। सिर्फ 2 उम्मीदवार ही ऐसे थे जन स्वराज के टिकट से लड़ रहे मैदान में जिनकी रही से इज्जत बची, जमानत बची। 236 लोगों की जमानत चली गई। भैया सच में आपको मुंह फेर के चले जाना चाहिए राजनीति से बाहर, क्योंकि आपको लगता है राजनीति की रफ्तार को बदल देंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिहार की जनता ने बता दिया कि राजनीति को बदलने का दावा करना बिल्कुल गलत है। राजनीति अपने हिसाब से चलती है, जो पॉलिटिक्स में आता है उसी हिसाब से तो चलना पड़ता है। इतना बड़ा बदलाव नहीं होता, इतना बड़ा बदलाव नहीं होता कि आपकी बातों में लुल्लू पच्चों में लोग आ जाएं और बिल्कुल पागलों की तरह सब कुछ ऐसा कर दें कि जिसमें लगे कि वाह कितना बड़ी बात हो गई। ये काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। उन्होंने किया, दिल्ली में किया, करके दिखाया, बाद में वाले ही फेल हो गए, पंजाब में जाके दिखा रहे हैं। बड़े कायदे से करते हैं रणनीतिक और अकेले दम पे सरकार वहां बनाते हैं। पंजाब में उनकी मजबूरी है कि वो भगवंत मान को मुख्यमंत्री कुर्सी पर रखे हुए हैं, 5 साल बीतने वाले, 4 साल बीत चुका है और चाह करके वहां नहीं बैठ पा रहे हैं। दिल्ली में तो खुद बैठ गए थे। तो प्रशांत किशोर को भी अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स के पैटर्न में ही चलने की इच्छा जागृत हुई। उनको लगा कि भला मैं किस किस को चुनाव मुख्यमंत्री बनाता रहता हूँ, सलाह देता रहता हूँ, मैं खुद भी बन सकता हूँ। जनस्वराज बनाया, मेहनत की, सब कुछ किया, जो भी किया। 238 सीटों पे चुनाव लड़ गए, 236 में जमानत जब्त हो गई। तो अब इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब झटका दे दिया, 440 वोल्ट का झटका दे दिया, कहा है कि जाइए पटना कोर्ट में जाइए, लोकल कोर्ट में जाइए, अगर वहां मंजूर हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नहीं है। तब अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर? या यूं पूछ, अगला सवाल ये है
कि जब रसातल में जनता ने आपको पहुंचा दिया, आपकी पूरी पॉलिटिक्स को पहुंचा दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए थे जनाब? इसके पीछे की वजह को जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा ठहरिए मेरे साथ। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में उनकी जो पुरानी संस्था थी आईपैक, जिसके जरिए उन्होंने सलाह देने की शुरुआत की थी अलग अलग राज्यों में, उस आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने रेड डाला है। उसका चार्जशीट तैयार हो रहा है। ईडी को उसमें चार्जशीट करना है प्रतीक जैन के दफ्तर पे, जिसमें बहुत बड़ा बबेला हुआ था पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी जहां चली गई थी, सब कुछ हुआ था। वो आईपैक का दफ्तर था। आज के तारीख में आईपैक से जुड़ाव नहीं है प्रशांत किशोर का, लेकिन वो घोटाला, जिन घोटालों की जांच कर रही है, जिन आर्थिक लेन देन की जांच कर रही ईडी, उससे बहुत सारे ऐसे मामले पाए गए हैं कि जिन दिनों प्रशांत किशोर उसमें होते थे आईपैक में, उसी दिनों में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, बहुत सारे गफलत हुए। जैसे जगनमोहन रेड्डी के सलाह के दरमियान उन्होंने काफी कुछ गफलत किए। फिर ममता बनर्जी के साथ जब उन्होंने छोड़ा, आईपैक को छोड़ा, उसके बाद से जो कुछ हुआ, लेकिन उस दरमियान भी बहुत कुछ हुआ जिसके बारे में बहुत सारे लीड मिल चुके हैं। तो अब प्रशांत किशोर की मजबूरी क्या है? बिहार की जनता नकार दी, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर उनको एक्टिव दिखना है, ताकि आने वाले दिनों में ईडी मामले में कोई बुरी तरह से वो फंसते हैं तो एक आड़ ले सकें कि भाई पॉलिटिकली एक्टिव है, इसलिए उनको निशाने बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वो भी विकल्प अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, जिसमें फटकार लगी है, डांट लगी है, झटका लगा है, वो विकल्प बंद हो गया। तो अब फिर कौन सा राह अपनाएंगे प्रशांत किशोर? ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर के विकल्प हैं, ऐसे नहीं है विकल्प नहीं है। जिस मोड़ पे ये सब कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, या प्रशांत किशोर लगातार बिहार में ही उठने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार फिसल के गिर जा रहे हैं, उस मोड़ पर भी पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में उनके लिए राह खुला पड़ा है। ममता बनर्जी मुश्किल में पड़ी है। जिस हिसाब से 2021-2022 में ममता बनर्जी को सलाह देकर के उन्होंने 2020 से उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया था, अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने, इसके लिए ममता बनर्जी का घर खुला है, दरवाजा खुला है। न जाने किस वजह से रूट के बाहर चले आए, जनसुराज बना लिया, आईपैक छोड़ दिया, ममता बनर्जी के सलाहकार की भूमिका को छोड़ दी। इतना ही नहीं, इसके अलावा तमिलनाडु में जो उनके साथी हैं विजय थलपति, वो उठ के खड़े हैं, बिल्कुल मुकाबिल है। वहां के पॉलिटिक्स में एक स्पेस बनाने के लिए छटपटाहट है। हर सीट पे वो लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि एमजीआर के दिनों को याद करते हुए बिल्कुल पहलवान की तरह से मैदान में टिके। ऐसा नहीं केंद्र सरकार गलतियां नहीं कर रही है, जिसके प्रति सिंपैथी नहीं बढ़ रही है विजय थलपति के प्रति। केंद्र सरकार की उस 2 बड़ी गलतियां की गई हैं विजय थलपति को शोहरत दिलाने के लिए। एक बड़ी गलती में ये है कि उनकी जो जननायकन फिल्म है उसको रोक रखा है सेंसर बोर्ड ने, उसको रिलीज नहीं होने दे रही है। और विजय थलपति ने कहा कि ये उनकी आखिरी फिल्म है, एक्टिंग छोड़ करके वाले पर्दे पर जो काम करते रहे हैं उसको व्यवहारिक अमली जामा पहुंचाने के लिए अपने वो फॉलोअर के बीच जाना चाहते हैं, अपने सिंपैथाइजर्स के बीच में जाना चाहते हैं, अपने प्रशंसकों के बीच जाना चाहते हैं, इसलिए वो राजनीति में आ रहे हैं। और उस वक्त में केंद्र सरकार ने, उसके सेंसर बोर्ड ने उनकी उस फिल्म को रोक दिया। तो जाहिर तौर पर जो सिंपैथी होता है, ये बड़ा सिंपैथी होता है। इसके अलावा जो कुडूर रैली है जिसमें भगदड़ हुई थी विजय थलपति की पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर, उसमें काफी लोग मारे गए थे। लेकिन ये ऐसे मामले आते जाते रहते हैं। उसमें मुख्य आरोपी जैसा बना रखा है सीबीआई ने उन्हें, और लंबी लंबी पूछताछ कर रही है उनकी। 72 घंटे की पूछताछ हो रही, उनको तोड़ने के लिए, उनके अंदर नैराश्य पैदा करने के लिए वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, वापस चले जाए। जैसे रजनीकांत ऐन मौके पर चले गए थे 2021 में, पार्टी बना लेने के बावजूद उन्होंने तय किया था भाई राजनीति उनके बस की नहीं। तो विजय थलपति पे भी ये चुनौतियां आ रही है, उनको ये तोड़ा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका उल्टा एक नतीजा निकल रहा है। वो नायक है, नायक अंदाज में खड़े हो रहे हैं दृढ़ता से। अब सीबीआई के 72 घंटे की पूछताछ उनके लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है। उनके फिल्म को रोका जाना एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। और इसी ऐसे मजबूत मुद्दों के बीच में एक ऑप्शन है प्रशांत किशोर के लिए, वो जाएं अपने मित्र विजय थलपति के पास, उसके लिए जो सलाहकार की भूमिका होती है उसमें जाए, अपना काम करे। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार जैसे राज्य में और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में उनको एक सलाहकार की भूमिका बनाने की कोशिश कर रही है। उनकी प्रियंका गांधी से एक मुलाकात को लेकर बड़ी चर्चा रही है कि प्रशांत किशोर अपना पैटर्न बदलने वाले, अपनी राह बदलने वाली हैं, वो कांग्रेस पार्टी के करीब आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल होने वाले हैं। लेकिन जब तक कोई कंक्रीट मामला नहीं निकल के आता है, सार्वजनिक मंच से कोई घोषणा नहीं होती है, तो प्रशांत किशोर क्या तमिलनाडु के चुनाव में इंटरेस्ट लेने जा रहे हैं या पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाके इंटरेस्ट लेने जा रहे हैं, जहां उनकी आईपैक ही संकट में आ गई है, तमाम जो स्थितियां हैं उनके विपरीत हैं, जिसके लिए उनको जरूरी है कि लड़ते हुए दिखें, राजनीतिक तौर पे अपने को डेवलप करते हुए दिखें, क्योंकि लपटे जाएंगे तो बुरी तरह से लपटे जाएंगे।
तो उससे बचे। इसके अलावा उनके पास ऑप्शन है, पंजाब में भी चुनाव होना है, केजरीवाल उनके पुराने साथी रहे, वो जाकर उनसे मदद कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं और वहां एक सलाहकार की भूमिका में हो सकते हैं। तो अगले साल चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव है, वहां कांग्रेस पार्टी के काम आने की बात आ रही। इन सब के बीच में जो बड़ी बात आ रही, कह रहे हैं प्रशांत किशोर के पास एक जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हाथ जोड़ के चले आए। कहते हैं नीतीश कुमार ने कहा था उन दिनों प्रशांत किशोर से, जब उनकी बगावत हुई थी, नाराजगी हुई थी, नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मौके पर कहा था कि अमित शाह की सलाह पर उन्होंने प्रशांत किशोर को अपने पास रखा था। मतलब अमित शाह, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2, उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी थी कि भाई प्रशांत किशोर को रख लीजिए अपने पास, गुजरात में बड़े कामगार साबित हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है, अब वो रूठे हुए हैं और उनको अपने पास ले लीजिए। और उनके कहने पर प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने अपने पास पे ले लिया और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो करामात कर सकते थे किया। 2014 की बात है, उन्होंने उल्टा करके लालू प्रसाद यादव के पास नीतीश कुमार को लेकर एक नया समीकरण डेवलप कर दिया। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की उपयोगिता को लेकर बड़ा काम किया। तो नीतीश कुमार से उनका लगाव है ही भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना चाहे, जिस वक्त भी जाना चाहे। प्रशांत किशोर ने खुद ही कई मौके पर कहा कि वो अकेले व्यक्ति हैं भारतीय राजनीति में, वो एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, जितना वक्त चाहे उतना ले सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी जब चाहे, जिस वक्त भी चाहे वो मिल सकते हैं। तो उनके लिए संभावनाओं को, ये जो दरवाजा है वो खुला पड़ा है, एक बार फिर से वो सलाहकार की भूमिका में आ जाए। तो क्या करते हैं प्रशांत किशोर, वो देखने वाली बात है। लेकिन जो एक मुसीबत आन पड़ी है उनको आईपैक के मामले में लेकर के, ईडी में जो फंस रहे हैं, ईडी वाले उस मामले में, उसको लेकर घबराहट है, डगमगाहट है। तो इन डगमगाहट के बीच में क्या फिर से वो जनस्वराज को, जैसा उन्होंने वादा किया बिहार की जनता से, वो मौजूद रहेंगे उनके बीच में और राजनीतिक तौर पर खड़े रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, जनस्वराज को भंग नहीं करने वाले। अपने इस वादे पर, अपने कही हुई बातें वो बने रहते हैं या नहीं रहते हैं, आने वाला वक्त क्या है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त है। 2030, आप समझ रहे हैं, 2026 की बात हो रही, अगले 4 साल तक और एक्टिव रहना है। और पिछले 4 साल से वो एक्टिव है भाई। दाना पानी कितना भी इंतजाम कर रखे होंगे, वो इतना तो नहीं होगा ना। और इसी बीच में आईपैक या पुराने पाप के मामले उनके सामने घड़े फूटते दिख रहे हैं। इन सब के बीच में घबराहट है, बड़ी घबराहट है। और बिहार की जनता ने जिस हिसाब से उन्हें नकारा है भैया, वो तो असहनीय है, दर्दनाक है। कहते हैं ना, वो फर्श पे भी नहीं बचे, रसातल में चले गए भाई। 236 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो चुकी। इस हालत में प्रशांत किशोर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उनके सितारे तो डूबते हुए दिख रहे हैं। इस डूबते लक्षण के बीच में, सितारों के बीच में, अपने भविष्य डगमगाते स्थिति में प्रशांत किशोर क्या करते हैं, उनके फॉलोअर्स के लिए, उनके सिंपैथाइजरों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। हम भी जुड़े हैं उनके साथ, देखने की कोशिश करने के लिए, बताने की कोशिश करने के लिए। जो भी खबर आएगी आपको जल्द से जल्द हम बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।